नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी आखिर क्यों। घर के अंदर प्रवेश करते ही अभीक का सामना अपनी माँ सुधा से हो गया। उसे देखते ही वे बोली, आज तो लौटने में काफी देर हो गई। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई। अपने एक दोस्त के साथ कॉफी कैफे में बैठ गया था। उसके बोलते ही सुधा ने कुछ अजीब तरह से व्यंग्यात्मक नजरों से उसे ऐसे देखा कि उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी थी। पता नहीं माँ के मन में क्या चल रहा था। उसकी माँ थोड़ी उग्र स्वभाव की थी। ऐसा क्यों नहीं कहता कि तुम अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ नहीं, बल्कि अपनी खास दोस्त सुनंदा के साथ बैठा बातें कर रहा था। जी, उसी के साथ था, क्योंकि वह मेरी एक अच्छी दोस्त ही नहीं, मेरी सलाहकार भी है। आप भी तो उसे पसंद करती हैं, फिर अचानक उससे इतनी वितृष्णा क्यों? अपनी माँ के इस तरह के सवाल जवाब से परेशान सा वह बोला, तो बात को घुमाते हुए सुधा बोली, मुझे ठीक ठाक लगी थी तो यूं ही कह दिया था कि अच्छी है, पर अच्छी होने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आज उससे कुछ ज्यादा ही कंसर्न लग रहे हो। आज की तुम्हारी बातों से क्या अर्थ निकालूं? तुम दोनों के बीच बात दोस्ती से आगे बढ़ गई है। तुम दोनों के बीच बात दोस्ती से आगे तक बढ़ गई है। कहीं शादी वादी का तो इरादा नहीं कर लिया? अरे मामा, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मेरी उसके साथ सिर्फ दोस्ती है, जैसे अन्य लड़कियों से है, बस। यह बात मैं कैसे आपको समझाऊं? उसकी बातें सुन सुधा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, चल दोस्ती तक तो ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुम सुनंदा से दूर ही रहो। बाकी के लड़कियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कल उसे अपने माँ पापा के साथ देखा था। बड़े उत्साह से सुनंदा ने उनसे मेरा परिचय करवाया, पर मैं उसके पापा विष्णु और माँ सुप्रिया दोनों को पहले से जानती थी। एक नंबर के बेशरम लोग हैं। तरह तरह के नमूने से भरा पड़ा है उनका पूरा खानदान। हर तरह के अवैध कामों से इनके नाम जुड़ते रहते हैं। इसके दादा पागल होकर मरे। इसकी माँ को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मेरा तो एक ही बेटा है। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों का साया भी हमारे परिवार पर पड़े, इसलिए इस लड़की से दूर ही रहो। सुनंदा के विषय में अचानक अपनी मम्मा के बदलते ख्यालात से हैरान और परेशान अभीक अपनी मम्मा के मन की गलतफहमी दूर करने के लिए बोला, मैं तो कई बार उसके घर गया हूं। वहां सबके सब अच्छे स्वभाव के और अच्छे संस्कारों वाले खानदानी लोग लगते हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चुप कर तू, मुझे ही सिखाने चला है। बस इतना समझ ले कि तुम्हारी शादी उस लड़की सुनंदा से कभी नहीं हो सकती। इस मामले में मैं पूरी तरह गंभीर हूं, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। अपनी माँ के तेवर देखकर ही वह समझ गया था कि उनसे अभी कुछ भी कहना सुनना बेकार था। पास ही उसके पापा प्रभाकर जी भी बैठे, हमेशा की तरह अखबार पढ़ने में मगन थे। ऐसा नहीं था कि पापा मम्मा और उसके बीच की बातें सुन नहीं रहे, पर एक बार भी माँ की बातों का खंडन नहीं कर रहे थे। उसके मन में पापा के प्रति गुस्सा भरने लगा था। कुछ तो उसकी तरफ से मम्मा को समझाते। बिना कुछ बोले तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन जब वह ऑफिस जाने के लिए घर से निकलने वाला था, माँ ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि वह सुनंदा से दूर रहे। साथ ही साधिकार यह भी सुना दिया कि वह जल्द ही उसका विवाह करवा देंगी। आज भी पापा हाथों में अखबार थामे माँ की सारी नसीहतें सुन रहे थे, पर हमेशा की तरह चुप। पापा भी नहीं चाहते थे कि वह भी शादी करे। वह चाहते थे अभी वह अपना करियर बनाए। फिर भी ऐसे चुप थे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वह दोनों को सुनाकर बोला, नहीं करने मुझे अभी शादी वादी। फिर तेजी से सीढ़ियां उतरता अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ऑफिस पहुंचा तो उसका मन उखड़ा उखड़ा ही था। सुनंदा भी अपनी सीट पर आ गई थी, पर न जाने क्यों वह भी उदास उदास सी लग रही थी। लंच आवर में वह एक टेबल पर अभी बैठा ही था कि सुनंदा भी उसी टेबल पर आकर बैठ गई। हमेशा की तरह दोनों अपना अपना लंच बॉक्स खोल लंच शेयर करने लगे, पर दोनों चुप थे। शायद अपनी अपनी बातें शेयर करने की भूमिका बांध रहे थे। अभीक अपनी मम्मा की कही बातों को साफ कर लेना चाहता था, इसलिए प्लेट अपनी ओर खींचते हुए उसने ही बोलने में पहल की, तुम आज सुबह से ही इतनी चुप चुप से क्यों हो? घर में मैं वैसे ही मम्मा की बातों से परेशान हूं, और यहां तुम्हारी चुप्पी से। अभीक की बातें सुन वह चिंतातुर अंदाज में बोली, तुम्हारी मम्मा क्या बोल रही थी? मेरी मम्मी को भी अचानक जाने क्या हो गया है। कल रात से ही मुझे समझा रही हैं कि मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मेरी मम्मा ने भी मुझे समझा समझा कर परेशान कर रखा है। उनका कहना है कि तुम्हारे यहाँ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और भी कुछ कुछ।
तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरी मम्मी ने ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की है। दुर्भाग्य से मेरी मम्मी को तुम्हारे कपाल की बनावट से पता चल गया है कि तुम पर मंगल का प्रकोप है। जो लड़की तुमसे शादी करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। वह नहीं चाहती हैं कि उनकी लड़की एक ऐसे लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाए और बाद में शादी कर मर जाए, इसलिए अभी से उसे उस लड़के से दूर रखना चाहती हैं। उसकी बातें सुन अभीक तड़प कर बोला, मैं नहीं मानता तुम्हारी मम्मी की बकवास बातों को। पहले तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करती थी और मेरी मम्मा भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी। फिर अचानक दोनों के आपस में मिलते ही दिमाग में ऐसा कौन सा फितूर समा गया है कि दोनों चाहने लगी हैं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। खाना समाप्त कर अभीक 2 कप कॉफी ले आया। दोनों कॉफी पीते हुए थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। तभी एक गहरी सांस के साथ अभीक बोला, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी भी करना चाहता हूं, पर इतनी जल्दी शादी करने के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि अभी मैं अपना करियर और संवारना चाहता था। अब मम्मा को मेरी शादी की भी जल्दी हो गई है। अभीक की बातें सुनते ही सुनंदा थोड़ा हड़बड़ाते और थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? मुझसे शादी करना चाहते हो या यूं ही मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता? ऑफिस में दूसरी लड़कियां भी काम करती हैं। तुम्हारी तरह की दोस्ती तो किसी और से नहीं है। आश्चर्य है कि फिर भी तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सकी। अब एक बात साफ साफ तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनंदा बिना समय गवाए बोली, हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मानो या ना मानो, पर तुमसे शादी करने का नेक ख्याल मेरे मन में बहुत पहले से था। बस मैं तुम्हारे पहल करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अपने अपने माताजी को कैसे समझाया जाए? बस तुम मजबूत बनी रहो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। घर आया तो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। सुनंदा को आश्वस्त तो कराया था, पर कैसे क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। तभी घर के नौकर सोहन काका ने आकर बताया कि पापा उसे छत पर बुला रहे हैं। वह चौंका। पापा क्यों बुला रहे हैं? कोई खास बात होती है तभी पापा बुलाते हैं, वरना घर के सारे मामले मम्मा ही हल करती थी। इस घर में हर जगह मम्मा का ही वर्चस्व था। वह छत पर पहुंचा तो पापा छत पर लगे झूले पर बैठे थे। उसे देखते ही बोले, आओ यहाँ बैठो। वह उनके बगल में जा बैठा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद प्रभाकर जी उसके चेहरे पर अपनी नजर जमाते हुए बोले, क्यों उदास हो? मामा की बातों से परेशान हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अभी मैं इस मामले में तुम्हारी मामा की तरह ही पूरी तरह गंभीर हूं। देखो अभी मैं इस मामले में तुम्हारी मामा की तरह ही पूरी तरह गंभीर हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सुनंदा के आसपास बहुत नजर आते हो। क्या तुम सुनंदा से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? सच सच बताओ तो सुनंदा से तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। बिना कुछ बोले और आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम चाहोगे। पहली बार उसे लगा पापा बोले या ना बोले, उसके सबसे अपने हैं। जब कोई अपना कहे चिंता मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ, सच में जिंदगी की हर समस्या कितनी आसान हो जाती है। वह तत्काल बोला, हाँ पापा, मैं सुनंदा को प्यार करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं। पर न जाने क्यों ये बात न मम्मा को पसंद है न ही सुनंदा की माँ को। उनका भी ख्याल है कि मैं सुनंदा के लिए उपयुक्त वर नहीं हूं। सारी बातें पापा को बताकर बोला, पापा अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करूंगा मैं करूंगा। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे सुनंदा के पापा का फोन नंबर लाकर दो। कभी हम दोनों क्लासमेट थे। सच पापा? वह खुशी के अतिरेक से उछल पड़ा। उसी समय उसने सुनंदा से फोन नंबर लेकर पापा को दे दिया। फिर तो उस दिन खाने की टेबल पर काफी कोशिशों के बाद भी सुधा सुनंदा के विषय में कुछ भी नसीहतें नहीं दे पाई। दोनों पिता पुत्र किसी राजनीतिक विषय पर उलझ रहे। पिता पुत्र की दोस्ती देख सुधा हैरान थी। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन पापा ने उसके हाथों में एक कपड़े का पैकेट थमाते हुए बोला, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। कल किसी दोस्त के यहाँ तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ ठीक 11 बजे कोर्ट पहुंच जाना। मामा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। पर मामा, वह हकलाते हुए बोला। मामा से छुपाने की बात सुनते ही उसकी आंखों में भय सा उतर आया था। उसे यूं डरते देखकर पापा हंसते हुए बोले, अभीक नाम है फिर भी डरते हो? जब अभीक ने सुनंदा को फोन किया तो विदित हुआ कुछ ऐसा ही निर्देश सुनंदा को भी दिया गया था। प्लानिंग के मुताबिक जब दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ कोर्ट पहुंचे, दोनों के पापा वहां पहले से मौजूद थे।
नंबर आते ही दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पहुंचे। थोड़ी देर में ही शादी की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। दोनों ने बढ़कर दोनों पापा को प्रणाम किया। प्रभाकर जी और विष्णु जी अभी गले मिल ही रहे थे कि गेट पर दोनों की मम्मी अलग अलग टैक्सी से उतरती नजर आई। पास पहुंचते ही सुनंदा और अभी को शादी के जोड़े में देख दोनों बेफर उठी। दोनों ने प्रणाम करने बढ़ाए अभीक और सुनंदा को वहीं रोक दिया। सुधा तो उन्हें देखते ही जैसे सुलग उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी इस लड़की से शादी करने की? मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। देखती हूं कैसे इसे तुम घर में लेकर आते हो। सुप्रिया भी कहां पीछे रहने वाली थी। तुम मेरे मना करने पर भी नहीं मानी तो आज से तुम मेरे लिए मर गई। तब प्रभाकर जी दोनों को रोकते हुए बोले, आप दोनों फिक्र मत करो, यह दोनों किसी के घर नहीं जाएंगे। मैंने जो नया फ्लैट बुक किया था ये दोनों मेरे उसी घर में जाएंगे। चाबी और पता देकर दोनों को दोस्तों के साथ भेज। चारों पास ही पड़े बेंच पर थके हारे से जा बैठे थे। थोड़ी देर के लिए एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। सबों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस नई पीढ़ी के हाथों फिर से उनके पुराने दिन इकट्ठे हो रहे थे। एक दूसरे को देखते चारों अपने पुराने दिनों में उतरने लगे थे। वर्तमान सिकुड़कर अतीत में समाने लगा था। सबसे ज्यादा बीती बातें सुधा के मन में सुलग उठी थीं। बचपन से ही सुधा और विष्णु एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ते कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज में उन दोनों की दोस्ती प्रभाकर और सुप्रिया से हुई थी। धीरे धीरे चारों अच्छे दोस्त बन गए थे, पर इसके साथ ही विष्णु की दोस्ती अब सुप्रिया से ज्यादा हो गई थी, जिसने सुधा को हाशिए पर ला खड़ा किया। ग्रेजुएशन के बाद विष्णु सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में लग गया और सुधा ने एमए में दाखिला ले लिया। 1 साल बाद ही विष्णु आईएएस की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग में चला गया। उसी दौरान सुधा को पता चला कि विष्णु सुप्रिया से शादी कर रहा है। उसने फोन कर विष्णु को समझाने की बहुत कोशिश की, अपने प्यार का वास्ता दिया। फिर भी विष्णु ने उससे किनारा कर सुप्रिया से शादी कर ली। विष्णु का इस तरह अपने जीवन से पलायन कर जाने की वेदना सुधा के लिए असहनीय हो गई थी। तभी उसके दग्ध हृदय पर मरहम लगाते प्रभाकर से उसकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। फिर दोनों ने शादी कर ली। प्रभाकर से शादी के बाद भी अपने अपमान का दर्द वह भुला नहीं पाई थी। तभी उसने ठान लिया था कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। जीवन में जब भी मौका मिलेगा वह विष्णु को सबक सिखाएगी। इतने दिनों बाद उसे मौका मिल ही गया था। तभी प्रभाकर ने बीती हुई बातों का सहारा लेते हुए वहां का सन्नाटा तोड़ते हुए बोला, मानता हूं सुधा कि तुम अतीत की जातियों और बेइंसाफी से दग्ध थी, फिर भी अपने बच्चों को अतीत की आग में कैसे धकेलने के लिए तैयार हो गई। जिससे प्यार करते हैं उसके फैसले का सम्मान करते हैं, न कि उन्हें बदले की आग में झोंकते हैं। और तुम सुप्रिया, कम से कम अपनी बेटी के प्यार की खातिर, हमारी भूली बिसरी दोस्ती की खातिर इस रिश्ते को मान देती, पर नहीं। तुमने भी दोनों बच्चों को जुदा करने की भरपूर कोशिश की, पर हुआ क्या? आज का पूरा सच यही है कि हमारे बच्चों में सही निर्णय की क्षमता है। तुम दोनों के सारे प्रयास विफल कर अपने निर्णय को अंजाम दे दिया। अब हमारी भलाई भी इसी में है कि हम उनके निर्णय को स्वीकार कर लें। तुम दोनों इतना खुदगर्ज मत बनो कि कल को हमारे बच्चे भी हमसे दूर हो जाएं। उनके प्यार और हसरतों को मिट्टी में मिलाने के बदले उन्हें अपने घर और दिल में जगह दो। अब हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां अतीत गौन हो चुका है। पुरानी बातों को कुरेद कर बच्चों के सामने फजीहत मत करवाओ। अब कुछ मुकर्रर हो सकता है तो वह है हमारी दोस्ती, जो बच्चों के कारण ही सही हमें फिर से करीब ले आई है। थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। अचानक सुप्रिया और सुधा दोनों उठकर एक दूसरे के गले लग गईं। इसके साथ ही वातावरण काफी हल्का हो गया। चारों अपने सारे शिकवे शिकायत भूल चेहरे पर ताजगी भरे मुस्कान लिए एक नए उत्साह से उठ खड़े हुए थे। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी आखिर क्यों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।